पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे मैनेज करना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको आपके सवालों के उत्तर दूं, कुछ नए टॉपिक्स पर आपसे बात करूं, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, ताकि अपने पैसे को जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सोच समझकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल मुझसे पूछा है प्रतीक पारिक जी ने। प्रतीक जी का सवाल है कि यदि वो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो उन्हें 5 साल में कितना पैसा मिल सकता है और 1 साल में कितना पैसा मिल सकता है। और प्रतीक जी ने यह सवाल पोस्ट किया है HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज NFO के वीडियो पर। यानी कि शायद प्रतीक जी जानना चाह रहे हैं कि वो यदि इस फंड में निवेश करें तो उन्हें 1 साल और 5 साल में कितने रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। प्रतीक जी, पहली बात तो यह है कि 1 साल के नजरिए से आप ना तो HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करें, ना ही किसी दूसरे इक्विटी फंड में करें। इक्विटी फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 5 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टोरल फंड है और मैंने इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है, इस फंड को समझाया है, तो ये फंड सभी निवेशकों के लिए नहीं है। आपको शुरुआत में डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड तो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सभी तरह के फंड डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, क्योंकि सभी तरह के सेक्टर्स में वो फंड निवेश करते हैं। लेकिन यदि आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में करेंगे तो यहां पर हर तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में और हर तरह के सेक्टर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा और ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड फंड्स होंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में निवेश करने की बजाय डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, यानी कि किसी फ्लेक्सी कैप फंड में या मल्टी कैप फंड में निवेश करें, और वो भी लंबे नजरिए से। और दूसरी बात, यदि आप किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, अंडरलाइंग स्टॉक्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। लेकिन यदि हम 12% का लॉन्ग टर्म में CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करें तो 5 साल में 1,00,000 रुपए लगभग 1,76,000 बन जाएंगे। तो ये गारंटीड नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन 12% का एक एवरेज रिटर्न एज्यूम करके आप इतने पैसों की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का अगला प्रश्न लेते हैं और ये पूछा है प्रदीप कुमार महतो जी ने। प्रदीप जी का सवाल है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में कितने ईयर्स के बाद रिडीम करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी फंड से रिडीम करने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। जब आपको जरूरत होगी पैसों की तब आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा, और ये हमेशा एक बात ध्यान रहे कि इक्विटी फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आपका नजरिया काफी लंबा होना चाहिए, 5 साल या उससे अधिक का आपका निवेश का लक्ष्य हो। और साथ ही जब आप स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहां पर नजरिया और भी लंबा होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी लंबा होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज्यादा रहती है लार्ज कैप के मुकाबले में। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में यदि आपने निवेश किया हुआ है और आपका जो लक्ष्य है वो लंबे समय का है, तो आप यहां पर इन्वेस्टेड रहिए, ताकि जो आपने यहां पर वेल्थ क्रिएट की है, जो रिटर्न्स कमाए हैं, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल सके। हम हमेशा कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आपके पैसे के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट वहां पर रहेगा। तो यदि आप छोटे छोटे समय में अपने फंड्स को रिडीम करते रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपने यदि लंबे समय के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहां पर इन्वेस्टेड रहिए। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी,
आपको कि यदि आप किसी लंबे समय के गोल के लिए, यानी कि जैसे बच्चों की एजुकेशन जिसके लिए आपके पास 10-15 साल का टाइम हो, या रिटायरमेंट के लिए, तभी आप इस फंड में या इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें। तो आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल जो पूछा है दीपक गुप्ता जी ने। दीपक जी का सवाल है कि उन्हें 7 साल के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करना है और जानना चाहते हैं कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप या फिर कोई दूसरा फंड इन्हें लेना चाहिए। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक लार्ज कैप फंड है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और क्योंकि आपका नजरिया 7 साल का है, तो ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसे फंड में कीजिए जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सके। तो इन दोनों फंड्स के बजाय कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेहतर चॉइस रहेगी। तो इस कड़ी में अगला सवाल कैलाश जी का। कैलाश जी जानना चाहते हैं कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के कुछ एग्जांपल्स उन्हें दिए जाएं। देखिए, डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट एक ही तरह के या एक ही सेक्टर के स्टॉक्स में होने की बजाय मल्टीपल सेक्टर्स में हो। और साथ ही मेरी सलाह यह होगी कि यदि आप कुछ चुनिंदा फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में सभी सेक्टर्स वाले फंड तो हो ही, मतलब कि ऐसा डाइवर्सिफाइड फंड जो कि सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करता हो, लेकिन और साथ में सभी तरह के मार्केट कैप में भी इन्वेस्टमेंट करने की यहां पर संभावना हो। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स और फोकस्ड फंड, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि सभी तरह के मार्केट कैप्स और सभी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरी सलाह होगी कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में जाइए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में किस तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करना है वो फिक्स नहीं है। यानी कि मल्टी कैप में 25% इन ईच मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट करना होगा। फोकस्ड फंड में जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड एक बेटर चॉइस है। फ्लेक्सी कैप फंड्स के यदि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, तो यहां पर कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये अच्छी चॉइस हैं। और इसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप फंड अभी और लॉन्च होने वाला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। इसका एनएफओ जल्दी आ रहा है और इस पर आप जल्दी ही मेरा एक वीडियो देखेंगे। अब लेते हैं इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है वीरेश शर्मा जी ने। वीरेश जी का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैंने जानबूझकर आज ये सवाल प्रायोरिटी पे लिया है। वीरेश जी का कहना है कि उन्होंने एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट किया था और वो इन्वेस्ट करके पछता रहे हैं, क्योंकि उसी समय में जहां एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ने 0.03% का रिटर्न दिया है, वहीं दूसरे इक्विटी फंड्स ने 6% से भी अधिक का रिटर्न दिया है। वीरेश जी, पहली बात तो यह है कि एक छोटे से समय में फंड्स को कंपेयर करना सही नहीं है। एक डोमेस्टिक फंड में और इंटरनेशनल फंड में काफी अंतर है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिस वक्त पर डोमेस्टिक फंड परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त इंटरनेशनल फंड काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों तरह के फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इतने छोटे समय में आप किसी फंड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो आप इस बात से बिल्कुल भी निराश मत होइए कि इतने छोटे समय में जो फंड की परफॉर्मेंस है उसमें काफी डिफरेंस है। लेकिन यदि आपने इस फंड पर मैंने जो वीडियो बनाया था वो देखा हो, तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से ये समझाया था कि ये फंड जो है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। यानी कि आपको इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड में एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड एक तरह से थीमेटिक फंड है, क्योंकि जैसा कि नाम से पता चलता है
ये इनोवेशन फंड, यानी कि ये इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जिनका बिजनेस इनोवेटिव है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइबर एंड क्लाउड सिक्योरिटी, डीएनए आरएनए बेस्ड मेडिसिन या फिनटेक इवोल्यूशन, यानी कि इस तरह की सिलेक्टेड कंपनीज में इस फंड का इन्वेस्टमेंट होगा। तो एक तरह से ये एक थीमेटिक फंड है और मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि अधिकतर इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो ग्लोबल फंड्स हो या फिर डोमेस्टिक फंड्स हो। तो यहां पर दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये कि जिस तरह से आप एक छोटे से समय को लेकर, क्योंकि एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड का एनएफओ अभी अभी क्लोज हुआ है, तो इतने कम समय में आप इसको कंपेयर करें, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और साथ ही दूसरा एक सलाह है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पर डाइवर्सिफाइड फंड्स में करें, वो बेहतर रहेगा। मैंने पिछले कुछ वीडियो में और आज के इस वीडियो में भी आपके म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ दूसरे टॉपिक्स पर, जैसे कि बैंकिंग या साइबर फ्रॉड को लेकर आपके कुछ सवाल हैं, और साथ ही मेरे एचयूएफ वाले वीडियो पर भी आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब भी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। मुझे उम्मीद है जानकारी को पसंद आई होगी और ये सवाल जवाब का सिलसिला जो हमने शुरू किया है ये रुकना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.